पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं जो कोई पहचान की मोहताज नहीं है। मैडम का मैं परिचय आपको बता दूं कि मैडम जो है पूरे छत्तीसगढ़ की परिवीक्षा अधिकारी और जेल कल्याण अधिकारी मैडम हैं। इनका नाम है वानी मुखर्जी मैडम। आइए इनसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं, अपने चैनल से जोड़ते हैं। जी मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते प्रकाश जी। जी मैं वानी मुखर्जी, जी वेलफेयर ऑफिसर छत्तीसगढ़ शासन। तो चूँकि आपको बताना चाहूँगी मैं एमपी से जुड़ी हुई हूँ। जी ये मेरा ससुराल है और मेरा कम क्षेत्र भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अभी 25 साल का मतलब युवा है और मैं एमपी से जुड़ी हुई, मतलब दोनों बहनें हैं। तो हमको आपस में मिलजुल के मतलब सब समाज के मतलब जितने भी देश है वो अलग अलग नहीं होते हैं। सबको बढ़ना है, विकास करना है तो अलग होना होता है। तो इसी से छत्तीसगढ़ हमारा नया बना। उसी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मैं वेलफेयर ऑफिसर हूँ। तो मैडम आप कितने साल से सेवा दे रही हैं, थोड़ा सा बताइए पहले। पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी, पीजी अच्छा। कॉलेज में थी, प्रोफेसर थी मैंने 5 से 7 साल तक पढ़ाया है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चूँकि ये मतलब स्थायी पद नहीं था वो, तो इसके बाद मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को भलाई भी हो। खाना पीना तो हर कोई खाता है, दाल चावल प्रतिदिन खाता, पर कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम जो समाज के वंचित लोग हैं, छूटे हुए लोग हैं, अंतिम छोर तक मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अवांछित रूप से जेल में आ जाते हैं, उनके लिए कार्य करना। तो आपके सबके आशीर्वाद से तो मैं 15-16 साल हो गया है मुझे, 2008 से 16 साल हो गया है। तो अभी कल्याण अधिकारी के पद पर हूँ। तो मेरा बहुत सारा क्षेत्र रहता है कार्य का। जैसे जेल में रहता है क्या, सबसे पहले दया याचिका, प्रवेशन, पैरोल जो बंदियों के लिए प्रमुख कार्य है, उनसे उन्हें शांति मिलती है, वो अपने घर में जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, फिर जो भी छूटा हुआ काम करते हैं उन्हें करते हैं संपूर्ण। तो उनकी अच्छे कार्य के ऊपर उन्हें पैरोल दिया जाता है बंदियों को। फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो 15 साल से मैं करे आ रही हूँ, निःशुल्क सेवा, विधिक सहायता। तो चूँकि आप सब जानते हैं कि जेल में अधिकतर गरीब बंदी रहते हैं तो वो खर्चा नहीं कर पाते, कानूनी खर्चा बहुत अधिक होता है, परंतु जेल विभाग पूरा खर्चा बंदियों का उठाता है। तो मैं उस कार्य को करती हूँ और बहुत बंदी इसका लाभ ले चुके हैं। और शिक्षा, मैं देखी हूँ शिक्षा भी बहुत एक हथियार है समाज से लड़ने के लिए। तो चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो इसके द्वारा मैंने स्पेशल स्टडी सेंटर खोला हुआ है हमारे मतलब जेल में। तो संस्कृत की पढ़ाई होती है, स्पेशल स्टडी सेंटर, एमए तक विद्यार्थी आ गए। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो 33% मतलब स्टूडेंट थे, मतलब छात्र, मतलब बंदी नहीं मैं बोलती, खराब लगता है मुझे, छात्र बोलती हूँ। तो अब बोलने से 85% तक आ गए। अब आदतन अपराधी प्रतिदिन आते हैं ना समझ के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण। तो मैं केवल उनको ये बोलती हूँ तो शिक्षा को भी एक ऐसा स्वावलंबन बनाओ, हथियार बनाओ, ये हर चीज़ों से लड़ने का तुम्हारा एक हथियार है। तो मैडम, जैसा कि आपको पूरा छत्तीसगढ़ का जवाबदारी दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती, इसको आप किस तरह से जो है पूरा देखती हैं? छत्तीसगढ़ की चुनौती मतलब अभी तो मैं सरगुजा क्षेत्र में हूँ, तो कुछ बंदी जैसे बिलासपुर के भी रहते हैं, रायपुर के रहते, दुर्ग के भी रहते हैं, तो उनका भी कार्य करना होता है। तो वो भी मेरे जेल में है, तो पूरे छत्तीसगढ़ कवर करती हूँ। और ये सब्जेक्ट मेरा जो कि कॉलेज में पढ़ाती थी, तो सोशल सब्जेक्ट मेरा था, सोशोलॉजी सब्जेक्ट था मेरा। तो इसको मैंने बाहर भी विस्तृत रूप ले लिया। मैं घर में भी आती हूँ तो देखते हैं मेरे से जो लाभान्वित होते हैं, फिर एक दूसरे को बताते हैं, तो देखती मेरे से मिलने के लिए कई लोग आते हैं। कई परेशानी, जैसे शासन की जो योजनाएं हैं सभी तक तो नहीं पहुंच पाती और वो जानते भी नहीं हैं, तो शासन की योजनाओं को बताना, शिक्षा से जोड़ना। फिर मेरे जेल में जो बंदी भाई रहते हैं, बहनें रहती है, उस छूट के जाते, फिर जेल में क्या होता है, अच्छे से तरीके से खाना पीना सब मिल जाता। जब अचानक से छूट के जाते ना तो उन्हें मतलब सामंजस्य बिठाने में बहुत कठिनाई होती है। तो वो जेल में तो एक बिठाए तो नहीं होता, काम होता है जेल में। उनको अच्छे कार्य के आधार पर उनको
काफ़ी मिलता। तो जो काम वो सीख के भी जाते मेरे से, वो संपर्क बनाए रखते, फिर उनको काम से जोड़ना। फिर बंदी के जो परिजन हैं वो भी गरीब रहते, तो उनको कईयों लोगों को मैंने 100 से अधिक लोगों को मैंने काम से भी जोड़ दिया है। तो चूँकि वो अपराध ना करें, और जो बंदी छूटते हैं और जो काम को एकदम निपुणता से सीखे रहते हैं, तो हमारे लोकल जो सरगुजा से मेरे हस्बैंड के भी बहुत परिचित है, तो मैं उनको कार्य से जोड़ देती हूँ, चूँकि वो फिर से अपराध ना करें, है कि नहीं। तो अपने आप को मतलब स्थापित करना, अपने आप को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है समाज में। मैडम पहले जेल के दीवारों में भी लिखा रहता था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोग की मतलब उसको घृणा के दृष्टि से देखो, अपराधी से नहीं। हो सकता है कोई कारण हो, वो जेल में आ गया हो, और उसको जेल के सीखने के, जेल से जो सीख के बाहर जाता है और जो कार्य योजना से जोड़ता है, मैं उसको सबसे अच्छा व्यक्ति बोलूँगी, क्योंकि वो उसे तो दोबारा अपना नहीं रहा है, अच्छा काम कर रहा है, समाज से जुड़ रहा है। तो हमें मौका देना चाहिए ना उनको, ना कि उनको तुच्छ नज़र से देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। कई बंदी मुझे बोलते हैं, मैडम हम लोग बाहर जाते हैं तो समाज के लोग हमसे बात नहीं करते। तो ये मैं समाज के लोगों को बोलना चाहती हूँ, हमसे भी गलती हो जाती है। तो गलती को जो अपना लेता है, कि माफ़ी मांग लेता है, मुझसे गलती हुई है, तो उसको आप माफ़ कीजिए ना। समाज में जीने का हक सबको है, और एक जीवन, मानव जीवन मिला है, तो इसको हम क्यों ना समाज में एक अच्छी शांति लेके जाए और उसको कार्य से जोड़े। जो कार्य से जुड़ना चाहता है तो वो अपराध नहीं है, उन्हें तो अपराध को छोड़ दिया, पर हमें जीने का मौका तो देना चाहिए ना। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ कि जेल से जो छूट के गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें उस कार्य को आत्मसात किया है। और वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आजकल तो कई पढ़े लिखे IPS IAS और कई बड़े बड़े नेता जो है, कई जेल में हैं और कई बेल में हैं, और कई जेल जाने की कगार में भी है, क्यों मैडम? जी। तो जो जेल में तो भाई अब जिनके पास कोई काम नहीं रहता है मैडम, उसी तरह के लोग जो है जाने अनजाने में, कई मामलों में पुलिस वाले जो है जबरन फंसाते हैं मैडम, तो उसमें क्या कहेंगे आप बताइएगा? जी बिल्कुल। मैं कई लोग नहीं, बहुत लोग भी बोलते हैं मैडम हमने कुछ खर्चा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो हमें समूह रूप में लेके आ जाते हैं। और मैं कई लोग अन्यथा ना ले लो, पर देखा गया है ऐसा कि पैसा भी दे देते हैं तो फिर उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो फिर अच्छे पोस्ट में भी जो लोग होते हैं वो लोग भी जेल में आ रहे हैं, मैं तो देखते आ रही हूँ, जेल में आ रहे हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो मतलब हमें फंसाया गया है। ये खैर वो तो कोर्ट की बात है, वो जो मैं तो जांच के विषय है, मैं तो अपना काम करूँगी और समाज को उन्नति के शिखर पे लेके जाऊँगी, यही मेरा काम है। और मैडम मैं एक चीज़ आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो है सोशल मीडिया का ज़माना है जी, तो जैसे कि सोशल मीडिया, भाई मोबाइल तो आजकल बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग चला रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आप देखिएगा कि बच्चों को जो है बड़े गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं, कई जो है मोबाइल के जरिए ऐप बनी हुई हैं जिसमें लोग जुआ तक खेल रहे हैं। फिर मैडम एक चीज़ और बोलूँगा कि सोशल मीडिया में जो है काफ़ी अश्लीलता जो है महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो है फैलाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए मैडम क्या होना चाहिए, आप इसमें क्या संदेश देंगी, बताइए मैडम। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रकाश जी आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे भी कई बार मन को कुदेरता है कि फेसबुक या मीडिया कुछ भी खोलो तो हमें अश्लीलता ही दिखाई देती है, अश्लीलता है। तो हम किस समाज की ओर जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? कोई लोगों ने YouTube के जरिए किसी भी तरीके से अश्लीलता फैलाना और उसका कमाई का जरिया बना लिया है, तो मन को धिक्कार नहीं होता है क्या उन्हें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर रहे हैं, है ना। तो और एक चीज़ और बोलना चाहिए, कोई ऐसा कोई वर्ग है जो महिलाओं के लेकर टीका टिप्पणी करते हैं और उसे खूब अच्छे से मनोरंजन तरीके से देखा जाता है, तो इसके विरोध भी एक नया कानून बनना चाहिए। इसमें भी लिमिटेशन होने चाहिए, एक सीमाएं होनी चाहिए कि किस हद तक मोबाइल का प्रयोग करें। फेसबुक खोलो तो वही अश्लीलता दिखाई देती है, गलती से हमने कुछ भी खोल दिया तो वही दिखाई देती है, तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैडम कई चीजें जो है दर्शक हमारे जान भी रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल में भी आ रहा है, जी हर कुछ बोलना नहीं तो इसीलिए लोग समझते हैं इस बात को, मेरे कहने का अभिप्राय भी समझ रहे हैं लोग। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हर
घर में माँ बाप को भी एक ऐसा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और एक जो एज होती है 15-16 साल वाली एज, उस वक्त माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो वो माँ बाप को कहे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां जैसे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सुसाइड कर ली, ये क्या, तो माँ बाप को भी ऐसा वर्क करे ना कि वो बच्चे को दोस्त समझ के वो अपनी गलतियां बताए। तो सुसाइड करने का तो कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं रहा, तो उससे लड़ना है हमें। और उस गतिविधियों को मतलब कोई नकारात्मक व्यू ना आए, सोच ना हो, हमें अपने मन मस्तिष्क में ऐसा बिठाना है कि गलत चीज़ का उपयोग जो हो रहा है उसको तिरस्कार बिल्कुल सबको मिलके करना चाहिए, तब एकजुट हो पाएंगे हम। और मैडम जी एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, और ये नशे के जो कारोबारी हैं जी। नार्को को लेकर जो है दिल्ली में भी 8 बैठक ले चुके हैं। हाँ। एक नंबर मानस नाम का एक योजना भी चला है हाँ, जिसमें हाँ। एक नंबर भी जारी किया गया है। हम्म। और रही बात युवा पीढ़ी की, तो मैडम लगातार पुलिस की कार्रवाई तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई नशे का कारोबारी सक्रिय है, जिसको पुलिस की नाकामी कहें या जो कहें, इसमें आप क्या कहेंगे मैडम, बताइए। मैं चूंकि जेल विभाग में जी, हूँ, जी। मैं पहले ये बताना चाहूंगी प्रकाश जी जी। आपको, नार्कोटिक्स से जुड़े हुए जो लोग रहते जी। हैं उन्हें अगर सजा हो जाता है जी, जी। तो उन्हें कोई माफी की पात्रता नहीं है, उन्हें माफी नहीं मिलता है। ये देशद्रोह में आता है। जी, जी। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, तो ये कोई अपमानित है कि नहीं है। हमारा जो मनुष्य का दिमाग है हमें हमेशा व्यस्त रखना है, तो उन्हें छुट्टी की भी पात्रता नहीं होती है। 1/3 उन्हें सजा काटना होता है, तब उन्हें छुट्टी की पात्रता होती। तो यही देखिए ना आप कि इधर से ही मतलब उन्हें देशद्रोह के उस रूप में लेके हम उनका अनादर कर रहे हैं। और कानून, ऐसा कठोर कानून होना चाहिए कि नशे के विरुद्ध में, नशा मतलब है एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है और समाज में उसे वंचित नज़रों से देखा जाता है। लोग उसे काम नहीं देते हैं, अपना दिमाग तो खोखला कर ही लेता है, अपने शरीर को भी खोखला करता है। तो इसके विरुद्ध एकदम कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। और पैसे से बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, नार्कोटिक्स में इसमें पैसा है, तो तुम इसके लिए क्यों गलत काम करते हो। तो इसके लिए एक कठोर कानून बनना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा सोचती हूँ। खैर ये कानून के विषय है तो कानून शास्त्री और ज़्यादा बेहतर समझेंगे, तो वो भी उनके दिमाग में भी ये बात है कि इसके विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। और मैडम जैसे कि आप लोग के जेल में क्या बोलते हैं, महिला बंदी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्था रहता है, उसको बताइए थोड़ा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जी। ये मेरे द्वारा ही होता है। जी। तो स्टार्टिंग में 2008-9 में मैं जब गई जेल विभाग में, तो उस समय आर प्रसन्ना कलेक्टर थे, तो उनसे मैंने व्यक्तिगत मिल के महिला बाल विकास के थ्रू बच्चों के लिए, उधर देखिएगा आंगनवाड़ी स्कूल है, जी। तो 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी स्कूल में जाते हैं। और सभी जानते हैं कि जेल में स्कूल भी खुला हुआ है, बंदियों के लिए ये स्कूल खुला है। और महिला बंदी तो वो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सिलाई मशीन है, शिक्षा से जुड़े हुए। और आपको ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं इग्नू से भी जुड़ गई है, मतलब उन्होंने स्नातक भी कर लिया है। कुछ 2 महिलाएं हैं कि MA करने की कगार में है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षा मेरा प्रमुख सब्जेक्ट है और मेरा ऐसा मानना है शिक्षा को एक मतलब हथियार बनाना ही, कभी शिक्षा से मतलब वंचित किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं बाहर भी जो बच्चे होते हैं, घुमंतु बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे बहुतों बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया। सरकारी स्कूल में इसलिए करवाया क्योंकि उन्हें खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। उनके माँ बाप गरीब होते, काम करने जाते हैं, तो घर के माँ बाप जो रहते हैं वो निश्चित रहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खाना भी मिल रहा है। तो ये शासन की बहुत अच्छी योजना थी। हम लोग तो जो पढ़ते थे तो बहुत कठिनाई होती थी, फिर भी ये चाहती हूँ कि शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे। हमारा मूलभूत आवश्यकता है ये, और हमारा अधिकार है। और आप
आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है और आपके द्वारा भी ये और आगे बढ़ना चाहिए कि शिक्षा से कोई वंचित ना हो, शिक्षा को अपना हथियार बना ले। और मैडम अब चलते चलते आप जो है हमारे प्रिय दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल इरादा सच से और आगे। इरादा सच से आगे और बहुत आगे बढ़े और सच्चाई को लेके आगे बढ़े, जैसे कि आपका चैनल का नाम ही है जी। इरादा सच से आगे। जी। तो सच के आगे नहीं झुकना है और किसी प्रलोभन में नहीं आना है और समाज को आगे लेकर चलना है। आप युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छा और काम करें। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ जो है बानी मुखर्जी मैडम जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमारे हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। अब मैं इनका ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे सहयोगी के साथ मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे का पूरे भारत काल संपादक, और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे को भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक मिनट वीडियो दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि मैडम को जो है बहुत जगह सम्मान भी किया गया है। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, एक बार थोड़ा जाइए उधर और दिखाइए कि किस इनका तस्वीर है और कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया है। इधर भी दिखा दीजिएगा। मैं निकलने मेरा शौक भी है।